का साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, ये हमारा इस समय पॉलिटी का सेशन चल रहा है और उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर आपके लिए आगे हाजिर हैं। और आज हमारा जो चैप्टर है वो राष्ट्रपति से ही रिलेटेड है और राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ थीं, आज उन शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कल भी हमने शक्तियों के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज जो हमारी स्पेशल शक्तियां हैं उनके शक्तियों के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को हम। ठीक है साथियों, तो ये हमारा हेडिंग पड़ी हुई है पहले से ही, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट भाग 5 में आपका है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियां, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियां। तो राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियां कौन कौन सी हैं, कितने प्रकार की होती हैं और किस शक्ति में क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन सी शक्ति होती है, किसमें क्या होता है। जैसे कि पहली हमारी जो शक्ति है राष्ट्रपति की, वो है कार्यकारी शक्तियां। क्या कहेंगे इनको, तो पहली है कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर्स। ठीक है, दूसरी है विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स। ये जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, इन शक्तियों को अभी हम जान रहे हैं कौन कौन शक्तियां हैं, और इसके बाद हम इन शक्तियों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, किसमें किस के बारे में बताया गया है। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। तीसरी है वित्तीय शक्तियां, और वित्तीय शक्तियां क्या कह सकते हैं हम, फाइनेंशियल पावर्स। ठीक है, फाइनेंशियल पावर्स। ठीक है, न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। ठीक है, ये सारी जो शक्तियां हैं आपकी राष्ट्रपति के अंतर्गत होती हैं, राष्ट्रपति को सभी शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। पांचवी है सैन्य शक्तियां। पांचवी है हमारी सैन्य शक्तियां, जिसको हम कह सकते हैं मिलिट्री पावर्स। ठीक है, क्या कहेंगे, मिलिट्री पावर्स। ठीक है, छठी है राजनीतिक शक्तियां, जिनको कहते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स। ठीक है, डिप्लोमेटिक पावर्स, सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर्स। और सातवीं है हमारी आपातकालीन शक्तियां, जिनको हम कह सकते हैं इमरजेंसी पावर्स। ठीक है, इमरजेंसी पावर्स। और आठवीं है हमारी विशेष शक्तियां, जिनको हम डिस्क्रेशनरी पावर्स कह सकते हैं। ये हमारी क्या जाएंगी, विशेष शक्तियां हैं। ये शक्तियां सभी किसमें निहित है भैया, ये सभी के सभी राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारी शक्तियां हैं 8 प्रकार की। इन शक्तियों में आज हम पहली शक्ति शुरू करने जा रहे हैं, तो उसका नाम है कार्यकारी शक्तियां। अब इसमें क्या होता है विस्तृत हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो कार्यकारी शक्ति की अगर बात की जाए, जो पहला दिया हुआ है कार्यकारी शक्तियां, इसमें क्या होता है, इसके तहत राष्ट्रपति कार्य संचालन हेतु विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्त करते हैं। विभिन्न पदाधिकारी यानी बहुत प्रकार के जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्त करते हैं। जैसे कौन कौन से, एक तो हो जाएंगे आपके प्रधानमंत्री की नियुक्त करते हैं। ठीक है, वित्त आयोग की नियुक्त करेंगे। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्त करेंगे, साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्त करेंगे। तो ये सभी किसके तहत नियुक्त करते हैं इनकी राष्ट्रपति, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत, तो कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत करते हैं। जो क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति कार्य संचालन है, तो इनका क्या करेंगे, ये जो इनकी शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां बताया गया, जिसमें ये इनकी नियुक्त करते हैं किसके लिए, तो कार्य संचालन हेतु, यानी कार्य को सही रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है, उसके बात करते हैं हम दूसरी शक्ति की। तो दूसरी शक्ति है इनकी विधायी शक्तियां। ठीक है, विधायी शक्तियों में क्या आता है, इसके तहत राष्ट्रपति नियम कानून बनाने से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, तो नियम कानून बनाने से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और यह संसद का सत्रावसान तथा आहूत करते हैं। क्या करेंगे, हमने आपको कल ही बताया था कि सत्रावसान क्या होता है, आहूत क्या होता है। ठीक है, जब बुलाते हैं, ठीक है, जो कह सकते हैं एक तरीके से संयुक्त बैठक जो होती है, संयुक्त अधिवेशन जो होता है, ज्वाइंट सेशन, उसमें जो बुलाते हैं उसको कहा जाता है आहूत, और जो सत्रावसान होता है उसको कहते हैं समाप्त करना। ठीक है, उसका क्या होता है कि ये क्या करते हैं, संसद का सत्रावसान तथा आहूत भी करते हैं। साथ ही ये कब बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन भी बुलाते हैं।
ठीक है। क्या करेंगे भैया, संसद का सत्रावसान भी करेंगे और आहूत भी करेंगे, और ये संयुक्त अधिवेशन को बुलाते भी हैं, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना कर दे तब तक विधेयक कानून नहीं बन सकता है। कोई भी विधेयक है, जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेंगे वो क्या है, वो कानून नहीं बनेगा, ठीक है। ये किसे बताया गया है, ये विधायी शक्तियों में भैया बताया गया है, ठीक है। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, इसमें ये बताया गया है। उसी के अंतर्गत आता है आपका अनुच्छेद 331। कौन सा आता है, तो अनुच्छेद 331 उसी के अंतर्गत आता है, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोचयन, ठीक है, मनोचयन राष्ट्रपति द्वारा होता है। यह कानून अब निरस्त हो चुका है। एक तरीके कह सकते हैं ये जो कानून है ये अब आपका नहीं रह चुका है, क्योंकि अब 2 एंग्लो इंडियन जो है इनकी नियुक्ति नहीं की जाती है, ठीक है। इसके पहले अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करते थे, ठीक है भैया। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 332 इसी में दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 332 में क्या है, इसके तहत राज्य विधानसभा में एससी और एसटी, ठीक है, एससी और एसटी को आरक्षण राज्यपाल द्वारा दिया जाता है, ठीक है। एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाता है, वो अनुच्छेद 332 के तहत किसमें दिया जाता है, तो राज्य विधानसभा में, ठीक है। किसमें देते हैं, राज्य विधानसभा में, और देता कौन है, तो राज्यपाल देते हैं, ठीक है। कौन देता है, राज्यपाल देते हैं। ये आपका इसमें बताया गया है, क्योंकि 31 हमने पढ़ा था, 31 में जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति इसमें देता है, लेकिन साथ में 32 भी है और इसी से कुछ रिलेटेड है, मिलता जुलता, तो हमने इसको साथ में ही लिख लिया है, ठीक है। आगे बात करेंगे, तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति इसमें क्या आता है, इसके तहत राष्ट्रपति आपात स्थितियों में 500 करोड़ तक की राशि आकस्मिक निधि से दे सकते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया वित्तीय शक्तियों में कि राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि अगर आपात स्थिति हो जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो ऐसी स्थिति में 500 करोड़ तक रुपए, जो 500 करोड़ रुपए तक कौन ले सकता है, तो प्रधान जो आपके राष्ट्रपति है, ये किसी को मतलब इसमें दे सकते हैं, ठीक है। किसके लिए दे सकते हैं, तो ये राशि आकस्मिक निधि से दे सकते हैं। किससे दे देंगे, तो ये आपकी आकस्मिक निधि जो होती है, उस आकस्मिक निधि से ये 500 करोड़ रुपए तक दे सकते हैं, ठीक है। कब, जब आपात स्थिति हो, यानी इमरजेंसी ऐसी स्थिति आ जाए, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, इसमें केंद्र व राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा जो होता है, उसके लिए वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। किसके लिए, केंद्र व राज्यों के बीच टैक्स के बंटवारे के लिए। टैक्स का जो बंटवारा होता है उसके लिए राष्ट्रपति क्या करेंगे, वित्त आयोग का गठन करेंगे, और ये किसमें शक्ति आती है, तो ये वित्तीय शक्ति इसमें आती है, ठीक है। ये किसमें आएगा आपका, तो ये वित्तीय शक्ति में आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं चौथा है न्यायिक शक्ति। इसमें हम आपको बता चुके हैं अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां होती हैं, ठीक है। क्षमादान शक्तियां हैं, जो कि हमने आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। अनुच्छेद जब 72 पढ़ाया था तो उसमें बताया था आपको 5 प्रकार की क्षमा दे सकता है, ठीक है। जिसमें आपकी क्षमा था, परिहार था, ऐसे ही जो आपकी जो शक्तियां थी वो 5 प्रकार की थी, जिनके माध्यम से वो क्या कर सकते थे, वो क्षमा कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद में 5वां है हमारा सैन्य शक्तियां। अब सैन्य शक्तियां क्या होता है, तो आपको पता है कि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। अतः या किसी देश से युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं, यानी अगर किसी कारणवश कहीं से अगर युद्ध चल रहा है और ये तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है, तो राष्ट्रपति हैं। जब तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति हैं, तो किसी भी देश से अगर युद्ध चल रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, ये उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, ठीक है। आगे छठी है राजनीतिक शक्तियां, ठीक है। राजनीतिक शक्तियां इसमें क्या होता है, तो इसमें भैया है कि यह भारत के राजदूत को विदेश में भेजता है तथा विदेशी राजदूत को भारत में आने की अनुमति देता है। तो राजनीतिक शक्ति है नहीं कि राष्ट्रपति के अंतर्गत आती है राजनीतिक शक्ति, छठी शक्ति, जिसमें क्या होता है कि भारत के राजदूत को विदेश में भेजते हैं, और साथ ही जो विदेश का राजदूत होता है वो भारत में आता है, तो किसकी अनुमति से, तो ये राष्ट्रपति की अनुमति के माध्यम से ही भारत में आता है, ठीक है। इसी में एक बात ये भी कही गई है कि विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेकर ही जाएंगे, ठीक है। इसमें कहा गया है कि राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत ही कहा गया है
कि विदेश जो भी मंत्री विदेश जाएगा वो राष्ट्रपति की अनुमति लेकर ही विदेश जा सकता है। ठीक है, किसकी अनुमति लेगा? तो राष्ट्रपति की अनुमति लेगा। कोई भी मंत्री जाए, चाहे क्यों ना प्रधानमंत्री ही जाए, उनको भी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं आपातकालीन शक्ति। अब आपातकालीन शक्तियों की अगर बात की जाए तो इसमें आपकी 3 प्रकार की शक्तियां हैं आपातकालीन के अंतर्गत। जैसे पहली शक्ति हमारी राष्ट्रीय आपात। ठीक है, राष्ट्रीय आपात जिसको हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। क्या कहेंगे इसको? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात। ठीक है, यह किसमें है? तो यह आपका अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय आपात। ठीक है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है आपका राष्ट्रीय आपात। इसमें क्या है कि मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। किसकी सलाह पर करेंगे? तो मंत्रिमंडल की सलाह पर। ठीक है, जो राष्ट्रीय आपात होता है इसकी घोषणा किसकी सलाह पर करते हैं? तो मंत्रिमंडल की सलाह पर करेंगे, मंत्रिमंडल की सलाह पर। ठीक है, कौन करेगा? तो ये भैया करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन सलाह किसकी होगी? मंत्रिमंडल की। और मंत्रिमंडल का अगर हेड कौन होता है अगर बात की जाए तो वो आपके पीएम होते हैं। ठीक है, तो मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे, जो कि आपका किसमें आता है? तो अनुच्छेद 352 में आपका आता है। ठीक है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है भैया, अब इसमें क्या होता है, किस स्थिति में लगाया जा सकता है? तो इसकी स्थिति होती है कि 2 स्थितियां बताई गई हैं। एक तो जब विदेशी आक्रमण हो जाए, यानी किसी दूसरे देश के द्वारा आक्रमण कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। या फिर आंतरिक अशांति होने पर। ठीक है, क्या होने पर? आंतरिक अशांति हो जाए। आंतरिक अशांति का मतलब है कि अपने देश में ऐसी कोई स्थिति आ जाए जिसमें लोग सशस्त्र यानी कैसे कह सकते हो विद्रोह कर दे, लोग अंदर के ही लोग जो है वो विद्रोह कर दे देश के अंदर की, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? तब भी राष्ट्रीय आपात लग सकता है। अब बात करते हैं आंतरिक अशांति जो थी, आंतरिक अशांति के स्थान पर अब क्या किया गया है? को हटाकर सशस्त्र विद्रोह का भैया नाम दे दिया गया है। ठीक है, पहले आंतरिक शांति होती थी लेकिन अब इसको कहा गया है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, आंतरिक शांति के स्थान पर अब सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया जाता है। और यह कब से किया गया है? तो यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको बदल के कर दिया गया है आंतरिक शांति को सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, क्या कर दिया गया है? तो आंतरिक शांति को सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये लागू कब हो सकता है? तो पहली बात तो यही है कि मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति इसको लागू करेंगे। दूसरी बात कि घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात क्या करना पड़ेगा? उसको अनुमोदन मिलना जरूरी है। राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन मिलना जरूरी है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं जो 2 सदन है आपके लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों से इसकी मंजूरी मिलनी जरूरी है। कितने दिनों के अंदर? वो भी 30 दिनों के अंदर। कितने दिनों में? तो 30 दिनों में इसकी मंजूरी मिलनी चाहिए। अगर किसी कारणवश राज्यसभा है लेकिन लोकसभा भंग चल रही है, तो ऐसी स्थिति में जब नई लोकसभा बनेगी उसमें नई लोकसभा के बनने से लेकर 30 दिनों के अंदर नई लोकसभा को भी ये पास करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है कि दोनों सदनों में अनुमोदन मिलने के बाद राष्ट्रीय आपात 6 माह तक लगाया जा सकता है। तो कितने दिनों तक? पहली बात तो यह हो गई कि दोनों सदनों से 30 दिन के अंदर क्या मिलनी चाहिए? मंजूरी मिलनी चाहिए। दूसरी बात, जब ये दोनों सदनों से पास हो जाएगा तो कितने दिनों के लिए लगाया जा सकता है? तो 6 माह के लिए ये लगाया जा सकता है। 6 माह तक लगाया जा सकता है। ठीक है, कितने दिनों तक? तो 6 माह तक इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गई राष्ट्रीय आपात की बात। अब बात ये करेंगे कि राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या पड़ता है। अगर राष्ट्रीय आपात जब लग जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें मूल अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं। ठीक है, जो मूल अधिकार हैं वो क्या हो जाएंगे? वो स्थगित कर दिए जाएंगे और देश का, ठीक है, देश का संसदीय ढांचा प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, ढांचा जो है वो क्या जाएगा? वो प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, इसमें मूल अधिकार जो हो जाएंगे वो स्थगित कर दिए जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 352 जब लागू रहता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः ही लागू हो जाता है। जब अनुच्छेद 352 यानी कह सकते हैं राष्ट्रीय आपात जब लागू होगा
तो आपका अनुच्छेद 358 है जो, ये स्वतः ही अपने आप लागू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्वतः ही अपने आप लागू हो जाएगा। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो भी अनुच्छेद 19 में, जो भी आर्टिकल 19 में स्वतंत्रताएं मिली हैं, जो भी स्वतंत्रताएं मिली हैं, वो सभी की सभी क्या जाती हैं, स्थगित हो जाती हैं। कोई भी स्वतंत्रता नहीं मिलती है उतने टाइम के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई कि जब अनुच्छेद 352 लागू होगा तो इसके प्रभाव ये पड़ जाएंगे कि पहली बात तो जितने भी मूल अधिकार हैं वो सारे के सारे स्थगित हो जाएंगे। ठीक है, तो मूल अधिकार क्या हो जाएंगे, स्थगित हो जाएंगे, मूल अधिकार स्थगित हो जाएंगे। साथ ही क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19 जो है इसकी सभी स्वतंत्रताएं भी स्थगित हो जाएंगी, सभी स्वतंत्रताएं भी स्थगित हो जाएंगी। ठीक है, सभी स्वतंत्रताएं जो वो भी स्थगित हो जाएंगी। और जो अनुच्छेद 20 और 21 है इनको क्या करेगा, ये लागू रहेंगी भैया। अनुच्छेद आपकी जो 20 और 21 है ये आपकी लागू रहेगी किसी भी स्थिति में। ठीक है, किसी भी स्थिति में आपकी ये दो अनुच्छेद हैं जो आपका 20 और 21, ये भैया आपके स्थगित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, आपकी अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता सभी रद्द आपकी स्थगित हो जाएंगी, मूल अधिकार जो होंगे वो आपके स्थगित हो जाएंगे। लेकिन जो अनुच्छेद 20 और 21 है ये आपके स्थगित नहीं होते। ठीक है, तो अनुच्छेद और 20 क्या आ जाएगा, ये आपके स्थगित नहीं होंगे। आगे क्या होता है, अनुच्छेद 352 में पहली बार किसका प्रयोग किया गया, तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, अगर मंत्रिमंडल शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया है तो वो अनुच्छेद 352 में किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं जो राष्ट्रीय आपात है वो कितनी बार आपका लग चुका है और कब कब लगाया गया है। ठीक है, तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। कितनी बार लग चुका है, तो अब तक 3 बार लग चुका है कुल मिला के। पहली बार कब लगा है, तो चीन युद्ध जो हुआ था 1962 में, तब ये आपका लगाया गया। चीन के साथ जब युद्ध हुआ था 1962 में, तब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। ठीक है, दूसरी बात, जब पाक युद्ध, बांग्लादेश संकट कह सकते हैं, जब उस समय बांग्लादेश संकट हुआ था तब आपका 1971 में आपका लगाया गया था। इसको पाक युद्ध भी कह सकते हैं तरीके से। ठीक है, तब ये आपका दूसरी बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया। और तीसरी बार जब आंतरिक अशांति हो गई थी, जिसको कह सकते हैं सशस्त्र विद्रोह, जो नाम दे दिया गया है बाद में, आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह नाम दिया गया है। और इसके आधार पर कब लगाया गया, तो इसके आधार पर 1975 में लगाया गया। तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। एक बार चीन युद्ध 1962 में, पाक युद्ध बांग्लादेश संकट जब हुआ तो 1971 में, और आंतरिक अशांति जब सशस्त्र विद्रोह जिसको कहा गया है 1975 में। तो ऐसी स्थिति 3 आई है जब आपका राष्ट्रीय आपात लगाया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 356 की। ठीक है, अनुच्छेद 356 जिसमें आपका राजकीय आपात, या फिर इसको कह सकते हैं हम राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राज्य की आपात कहिए या फिर राष्ट्रपति शासन कहिए, जो का आपका अनुच्छेद 356 में दिया हुआ है। कितने में, अनुच्छेद 356 में। इसमें क्या होता है, कब लगाया जाता है, तो ये तब लगाया जाएगा जब, या तब लगाया जाता है जब राज्य का संवैधानिक ढांचा क्या जाए, विफल हो जाए। ठीक है, राष्ट्रपति शासन आपका कब लगेगा, जब राज्य का संवैधानिक ढांचा जो है वो आपका विफल हो जाए। तो ऐसी स्थिति में आपका राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाएगा। और कब, जब राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए। ठीक है, इसी के अंतर्गत आपका अनुच्छेद 355 आता है एक, जिसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप शासन करेंगे, अर्थात कह सकते हैं कि बहुमत की सरकार द्वारा ही शासन होगा। ठीक है, ये बात हो गई कि बहुमत की सरकार जो होगी वही इसमें शासन करेगी, यानी कि कह सकते हैं कि संविधान के अनुसार ही प्रत्येक राज्य को शासन करना है। ये अनुच्छेद 355 में बताया गया है। किसमें बताया गया है, तो अनुच्छेद 355 में बताया गया है। और यहीं पे अनुच्छेद 365 भी दिया हुआ है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है
कि राज्य केंद्र सरकारों के दिशा निर्देशों पर कार्य करेंगे। जो भी राज्य है वो केंद्र सरकार की दिशा निर्देश पर कार्य करेंगे। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है और ये कार्य सही से नहीं करते हैं, तब आपका क्या आ जाएगा, ऐसी स्थिति में कि ये दिखा दिया जाएगा कि राज्य का संवैधानिक राजशासन विफल हो गया और जिसके माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगाकर अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि अनुच्छेद 355 या 365 का कोई राज्य उल्लंघन करेगा। ठीक है, अगर कोई राज्य अनुच्छेद 355 और 365 का उल्लंघन करेगा तो राज्यपाल की सूचना पर मंत्रिमंडल की सिफारिश द्वारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा उसे उस राज्य में राजकीय आपात लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात समझते हैं एक बार फिर से यहीं पे कि जब अनुच्छेद 300 आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365 ये दोनों आर्टिकल हैं जो आपके इसमें लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा फिर से कि 55 में है कि अगर प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप शासन करेंगे। ठीक है, और दूसरी में बताया गया है कि राज्य केंद्र सरकारों के दिशा निर्देशों पर कार्य करेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया कि कोई यानी अगर संविधान के हिसाब से कानून नहीं चला रहा है, राज्य नहीं कर रहा है, शासन नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति हो गई। अगर और या फिर कोई राज्य है जो केंद्र की बात नहीं मान रहा है, अगर ऐसी दोनों स्थिति आ गई तो क्या हो जाएगा, तो राज्यपाल जो होंगे उनकी सूचना पर मंत्रिमंडल की सिफारिश द्वारा इनकी सूचना मिलेगी, राज्यपाल की सूचना करेंगे भैया ऐसी समस्या है, तो मंत्रिमंडल क्या करेगा, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति तुरंत हस्ताक्षर करेंगे और उस राज्य में क्या लगा दिया जाएगा, तो राष्ट्रीय कह सकते हैं उसमें राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, जो कि आपका अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत आप उसमें क्या आ जाएगा, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा और किसका उल्लंघन करेंगे, अगर अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 365 का उल्लंघन करेंगे तो। ठीक है, आगे बात करते हैं कि राजकीय आपात का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिनों के अंदर। ठीक है, कितने दिनों के अंदर, तो राष्ट्रपति शासन के लिए 60 दिनों के अंदर दोनों सदन जो हैं उनको पास करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात यही बताया गया है कि लोकसभा अगर पहले से भंग है तो नई लोकसभा 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन करेगी, अगर लोकसभा भंग है तो, नहीं तो 60 दिनों के अंदर क्या करना पड़ेगा, इन दोनों लोगों को लोकसभा और राज्यसभा को इसको पारित करना पड़ेगा। और आपका जो था उसमें राष्ट्रीय आपात जो था उसमें क्या था, तो उसमें 30 दिनों के अंदर, इसमें 60 दिनों के अंदर पारित करना पड़ेगा, लेकिन उसमें था आपका 30 दिनों के अंदर पारित करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिलने के बाद यह 6 महीने तक लागू रहेगा। कितने महीने के लिए लगा सकते हैं, पहली बार अगर लगेगा, पहली बार तो इसको लगाया जाएगा 6 माह के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, 6 महीने बढ़ाकर और अधिकतम कितने दिन, अधिकतम 3 वर्षों तक लगा सकते हैं। पहली बार 6 महीने की लगाया जाएगा, उसके बाद इसमें 6 महीने ऐड करके क्या करेंगे, अधिकतम इसको भैया अधिकतम कितने दिन, तो अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए लगाया जा सकता है, 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन इसका एक अपवाद हो गया। ठीक है, इसका अपवाद क्या हो गया, तो इसका अपवाद यह हो गया कि अपवाद के रूप में पंजाब में राष्ट्रपति शासन या कह सकते हैं राजकीय आपात 3 वर्षों से अधिक लगा रहा। ठीक है, 3 वर्षों से अधिक लगा रहा और पहली बार राजकीय आपात जो लगा था वो पंजाब में 1951 में लगाया गया था। ठीक है, तो पहली बार अगर राजकीय आपात की बात करें, ठीक है, पहली बार राजकीय आपात या कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन, पहली बार राष्ट्रपति शासन कहां पर लगा था, तो पहली बार लगा था आपका राष्ट्रपति शासन पंजाब में। ठीक है, पंजाब में लगा था और कब, तो 1951 में। और अगर बात की जाए इसका अपवाद क्या है, तो इसका अपवाद भी आपका पंजाब ही है, क्योंकि पंजाब में 3 वर्ष से अधिक के लिए लगा दिया गया था। ठीक, ये बात हो गई। आगे बात करते हैं राज्य की जो आपात है इसके प्रभाव क्या हो जाएंगे, इसके प्रभाव जान लेते हैं। तो इसका पहला प्रभाव ये हो जाएगा कि राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियां
राज्यपाल के हाथ में चली जाएगी। ठीक है, अगर राज्य में किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग गया है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जो पूरी शासन की बागडोर होगी वो किसके हाथ चली जाएगी, वो राज्यपाल के हाथ में चली जाएगी। ठीक है, मंत्री जो होंगे वो मुख्यमंत्री वो क्या जाएंगे, वो शक्ति विहीन हो जाएंगे, यानी शक्तियां तो सभी चली गई राज्यपाल के पास में, तो मुख्यमंत्री किसी काम के नहीं, वो शक्ति विहीन हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात कि राज्य की विधायी शक्तियां संसद के पास चली जाएंगी। जो विधायी शक्तियां हैं वो किसके पास चली जाएंगी, वो संसद के पास चली जाएंगी। कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल के पास चली जाएंगी, और मुख्यमंत्री के पास क्या रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, वो बिल्कुल शक्ति विहीन हो जाएंगे। ठीक है, उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आगे बात करते हैं, अब बात करेंगे हम वित्तीय आपात की। तो हमने पढ़ा एक राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, अब पढ़ेंगे वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें भैया वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहली बात तो ये हो गई, कहां से लिया गया है, तो ये आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यूएसए से आपका लिया गया है क्या, तो वित्तीय आपात। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या हो जाएगा, यह तब लागू होता है जब देश की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो। कब लागू होगा, जब देश की जो वित्तीय स्थिति है बहुत ही खराब हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपका वित्तीय आपात लग सकता है। इसमें क्या आ जाएगा, तो इसको मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति लागू करेंगे। जो वित्तीय आपात है वो कौन लागू करेगा, तो राष्ट्रपति लागू करेंगे, लेकिन किसकी सलाह पर, तो मंत्रिमंडल की सलाह पर लागू करेंगे। इसमें भी जैसे कि आपका जो राष्ट्रीय आपात था उसमें 30 दिन के लिए था समय होता था दोनों सदनों के पास, राष्ट्रपति शासन में 60 दिन था दोनों सदनों के पास, और इसमें भी आपका 60 दिन है दोनों सदनों के पास। अगर जो भी दो सदन है दोनों सदनों को 60 दिन के अंदर इसको पारित करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी अनुमति देनी पड़ेगी, या फिर कह सकते हैं अनुमोदन मिलना जरूरी है। अब बात करते हैं, एक बार अनुमोदन मिलने के बाद तब तक यह लागू रहेगा जब तक कि संसद उसे स्वयं ना हटा दे। इसमें कोई भी सीमा नहीं है। राष्ट्रीय आपात जो आपका था वो 6 महीने के लिए लग सकता था, राष्ट्रपति शासन आपका 6 महीने के लिए लगेगा, लेकिन 6 महीने करके बढ़ाकर इसको 3 साल तक लगाया जा सकता है। और लेकिन ये आपका जो वित्तीय आपात है ये पहली बार में इसकी कोई सीमा नहीं है, इसको तब तक के लिए लगाया जा सकता है जब तक इसको संसद स्वयं ना हटा दे। ठीक है, जब तक संसद इसको स्वयं ना हटा दे तब तक ये लगा रहेगा। ठीक, इसका प्रभाव क्या रहता है, तो इसके प्रभाव में पहली बात तो यह हो जाएगी कि राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर, जो राष्ट्रपति है उसके वेतन को छोड़कर शेष जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, शेष सरकारी कर्मचारियों का वेतन काट लिया जाता है। क्योंकि जब भाई वित्तीय स्थिति हुई है, पैसे की कमी है, तो क्या करेंगे, कहां से पूरा करेंगे, तो यह सीधी सी बात है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी से पैसा काट लेंगे। ठीक है, उनकी सैलरी से जो है उनको काट लेंगे और सरकारी खर्चे में कटौती करेंगे। पहली बात तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काटेंगे, दूसरी बात सरकारी खर्चे में भी कटौती करेंगे, और साथ ही जो टैक्स होगा उसको भी बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, किसको बढ़ा देंगे, तो टैक्स को भी बढ़ा देते हैं। जो आपका वित्तीय स्थिति अगर आई तो ऐसी स्थिति में पहली बात तो यह जाएगा कि आपको इसको राष्ट्रपति लागू करेंगे मंत्रिमंडल की सलाह पर। ठीक है, 60 दिनों के अंदर दोनों सदनों को पारित करना जरूरी है। तीसरी बात, इसके प्रभाव क्या जाएंगे कि ऐसी स्थिति में अगर कोई दिक्कत होती है, अगर पूछ दे कि कितने दिन लगा रहेगा, तो लगे रहेगा, इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इसे जब संसद चाहे तब हटा सकती है। दूसरी बात, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, तो प्रभाव तो पहली बात यही है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कट जाएगी, साथ ही टैक्स को बढ़ा दिया जाएगा, और जो भी सरकारी खर्चे उनको भी कम कर दिया जाएगा। ठीक है, और लेकिन इसका प्रभाव किस पर नहीं पड़ेगा, तो इसका प्रभाव राष्ट्रपति के वेतन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके कोई भी वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, तो यह बात हो गई जो राष्ट्रपति की शक्तियां थी। अभी तक हमने राष्ट्रपति की 8 प्रकार की शक्तियां पढ़ी थी, और उनमें से जो आपके 3 आपात स्थिति पड़ी है, तो कैसे कह सकते हैं, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। ठीक है, जिसको कहेंगे राजकीय आपात। तो ये तीनों हमने जो कि पढ़ी हैं आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत। तो यहां तक थी हमारी राष्ट्रपति की शक्तियां, और उम्मीद करता हूं जो भी राष्ट्रपति से रिलेटेड था अभी तक हमने 3 वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से इसको पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। अब कहीं से अगर आपका क्वेश्चन आएगा राष्ट्रपति से रिलेटेड तो शायद नहीं छूटेगा, ये अब
हमें लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।